हेलो एवरीवन, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो हम संवैधानिक संशोधन को पढ़ रहे थे। तो मैंने आपके लिए कुछ प्रमुख प्रमुख जो संवैधानिक संशोधन थे उनकी एक पीडीएफ तैयार की थी। तो उन प्रमुख प्रमुख संवैधानिक संशोधन को मैं आपको करा रहा था। तो हमने 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम तक पढ़ लिया था। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से पढ़ाऊँगा। ठीक है। और 106 तक जो प्रमुख 106 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं अभी तक। तो जो प्रमुख संवैधानिक संशोधन है उनको मैं आपको करा देता हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अब हमें जो आपका 42वें संविधान संशोधन तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, आप पिछला लेक्चर देख लेना, उसमें सब मैंने बता दिया आपको। अब हम देख लेते हैं 31वां संविधान संशोधन 1973। ठीक है ना, ये हमने छोड़ दिया था पीछे। ठीक है ना, तो ये देख लो इसमें क्या प्रावधान थे। तो इसके द्वारा क्या किया गया, लोकसभा की जो संख्या थी वो 525 से 545 कर दी गई। ठीक है ना, यहाँ पर गलत लिख गया। ठीक है। तो लोकसभा की संख्या 525 से 545 कर दी गई थी। ठीक है ना, इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और जो यूनियन टेरिटरीज थी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो थे, उसमें लोकसभा की जो सीटें थी वो 25 से घटाकर 20 कर दी गई थी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा। फिर देखो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो 1978 में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, आपका क्या है, संशोधन है। तो ये किया था जनता सरकार जो थी उसने किया था। तो 44वें संविधान संशोधन में कई सारे प्रावधान हुए। ठीक है ना, मतलब कई प्रकार के संशोधन हुए। सबसे पहला तो संशोधन हुआ कायम है आपातकालीन जो बंद है, आपातकाल जो लग जाता है उसमें कुछ कठोर संशोधन हुए। मतलब आपातकाल को लगाना कठोर बनाया गया थोड़ा सा। ठीक है, तो देखते जाओ। तो ये आर्टिकल 352 भी, ये इसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसको ये ऊपर लग गया गलती से। ठीक है। तो देखो सबसे पहला संशोधन तो क्या किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कि कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया संविधान में। ठीक है। कैबिनेट मतलब होता है मंत्रिमंडल। तो हमारा जो संविधान है उसमें मंत्रिपरिषद की बात बस कही गई है। ठीक है ना, उसमें मंत्रिपरिषद शब्द लिखा है। अब मंत्रिपरिषद एक होती है मंत्रिपरिषद, एक होती है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल को ही इंग्लिश में बोलते हैं कैबिनेट। तो वो मंत्रिमंडल और कैबिनेट शब्द कहीं भी हमारे संविधान में दिया नहीं था। ठीक है। लेकिन जब जैसे केंद्र सरकार बनती है तो उसमें कुछ होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तीन, एक होती है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर कुछ प्रमुख प्रमुख मंत्री होते हैं। ठीक है ना। तो अब कैबिनेट जो मंत्री बनते थे या कैबिनेट बनती थी, ठीक है ना, कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। अब इसका प्रावधान नहीं था कायम में संविधान में, या ये शब्द जुड़ा नहीं था कहीं भी संविधान में। तो उस शब्द को, कैबिनेट शब्द को या मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखो वही लिखा है कि 44वें संविधान संशोधन कर कैबिनेट शब्द या मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया संविधान के अंदर। फिर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करेगा। ठीक है ना। तो ये प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कि जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा जब करेगा, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति करता है केंद्र सरकार की सिफारिश पर। तो वो क्या करेगा, मौखिक सिफारिश पर नहीं करेगा, उसको लिखित सिफारिश देनी होगी केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के मंत्री जब लिखित सिफारिश देंगे तब राष्ट्रपति क्या करेगा, आपातकाल की घोषणा करेगा। फिर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है ना, सशस्त्र विद्रोह शब्द, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया आंतरिक अशांति के स्थान पर। अब देखो इसका मतलब क्या है। आर्टिकल 352 जो होता है, ठीक है ना, ये आर्टिकल लिखा ना, ये आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के तहत लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के 3 कारण दिए हुए हैं संविधान में। ठीक है, तो वो कारण जो थे, वो 3 कारण जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के दिए हुए हैं वो पहले वो कारण थे वो 3। पहला कारण था युद्ध, ठीक है ना, दूसरा कारण था बाह्य आक्रमण, और तीसरा कारण था आंतरिक अशांति। ठीक है ना। तो जब आर्टिकल 352 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से पहले आर्टिकल 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसके 3 कारण दिए हुए थे। पहला कारण क्या दिया हुआ था, युद्ध,
युद्ध होता है देश का तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा किसी देश से। बाह्य आक्रमण, कोई बाहरी देश आक्रमण कर देता है। और तीसरा जो कारण था वो लिखा था आंतरिक अशांति, ठीक है ना, आंतरिक अशांति। तो वो जो तीसरा कारण लिखा था आंतरिक अशांति, उसकी जगह पर क्या किया जाएगा, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। तो आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के जो 3 कारण दिए हुए थे 352 लगाने के, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के जो 3 कारण दिए हुए थे, उसमें तीसरा कारण लिखा था आंतरिक अशांति। तो उस आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। तो आर्टिकल 352 का जो तीसरा कारण है वो सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। फिर आगे बढ़ो। आपातकाल की संसद द्वारा अनुमोदन के बाद अवधि पुनः 6 माह कर दी गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जब लाया गया तो 42वें संविधान संशोधन में क्या किया था सरकार ने कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो वो 1 महीने उसकी अवधि होती है। यदि 1 महीने से ज़्यादा उसको लगाना है तो फिर क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल का जो विधेयक होता है वो आता है कायम है संसद में। फिर संसद में प्रस्ताव आता है तो संसद उसको अनुमोदन करती है, तो फिर 6 माह के लिए फिर और बढ़ा सकते उसको। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये किया गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा, मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया और उसकी अवधि होती है 1 महीने। फिर 1 महीने के बाद यदि 1 महीने से ऊपर उसको लगाना है राष्ट्रीय आपातकाल को, तो फिर क्या करना पड़ता है कि प्रस्ताव लाना पड़ता है संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। और फिर संसद प्रस्ताव लाएगी तो उसकी अवधि 6 महीने बढ़ सकती है, ठीक है ना। फिर बाद में फिर प्रस्ताव लाना पड़ेगा, फिर 6 महीने बढ़ाने के लिए, इस प्रकार से। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये किया गया था कि जो उसकी अवधि है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के बाद में उसकी अवधि जो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते थे आप, ठीक है ना। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये किया गया कि जो अवधि कर दी थी कि एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकते हैं आप, उसको घटा के 6 महीने पुनः कर दी गई। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो जब वो बढ़ेगा तो 1 साल तक के नहीं, 6 महीने के लिए बढ़ेगा केवल। फिर 6 महीने बाद फिर उसको 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं आप। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो वही चीज़ लिखिए कि आपातकाल की संसद द्वारा अनुमोदन के बाद अवधि पुनः 6 माह कर दी गई। 42वें संविधान संशोधन में यह अवधि कर दी गई थी 1 वर्ष। अब हम पढ़ रहे हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1 वर्ष से घटाकर फिर से कर दी गई 6 माह। समझ आप, ये चीज़ लिखिए। आर्टिकल 74 में पुनः संशोधन किया गया एवं राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार की शक्ति दी गई। मतलब इसका ये है कि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये किया गया किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ये किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है ना। 44वें संविधान संशोधन द्वारा फिर से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष कर दिया गया था, राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल भी 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उनका कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था, ठीक है ना, संविधान में, वो था आर्टिकल 31 के तहत और आर्टिकल 19(1)(f) के तहत, ठीक है ना। आर्टिकल 19(1)(f) लिखा है। तो इन दोनों आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) के तहत क्या किया गया था, संपत्ति का अधिकार दिया गया था मूल अधिकारों में, उसको हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और आर्टिकल 300(a) के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। और एक और जो मैंने आपको बताया था कि आंतरिक अशांति के स्थान पर आर्टिकल 352 की लगाने के जो कारण थे, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के जो कारण थे, उसमें एक कारण था आंतरिक अशांति, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को, विद्रोह यहाँ पर लिख नहीं पाया तो समझ जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया आंतरिक शांति के स्थान पर। तो ये था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 44वां और 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन आते हैं। 42 में से इस बार भी क्वेश्चन आया था 2023 के प्रीलिम्स में, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, इनको आपको याद रखना है। मैं इम्पोर्टेंट आपको कराता जा रहा हूँ। फिर आता है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ठीक है ना। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 आता है। तो इसके तहत क्या किया गया, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल विरोधी कानूनी उपबंध था।
तो मैंने जब आपको अनुसूची पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई किस अधिनियम के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। और 10वीं अनुसूची में काय का प्रावधान है, दल बदल संबंधी प्रावधान है। दल बदल मतलब किसी राजनीतिक दल के सदस्य का किसी दूसरे दल में जाना, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, दल बदल कहलाता है। तो उससे संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। और 10वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो 52वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर देखो अगला संवैधानिक संशोधन कौन सा है, तो अगला संवैधानिक संशोधन है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ठीक ना। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 था, उसमें मताधिकार की आयु मतलब वोट डालने की आयु जो है आपकी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है ना। आर्टिकल 326 में संशोधन हुआ। आर्टिकल 326 बात करता है वयस्क मताधिकार का। ठीक है ना। वयस्क मताधिकार की बात करता है आर्टिकल 326, उसमें संशोधन हुआ। और जो मताधिकार की जो आयु थी पहले कितनी थी, भारत में 21 वर्ष के बाद आप वोट डाल सकते थे, या 21 वर्ष होने पर आप, अब जब आप 21 वर्ष के हो जाओ, ठीक है ना, तब आप वोट डाल सकते थे। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा क्या किया गया, जो आपकी मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। फिर देखते हैं अगला संवैधानिक संशोधन। तो देखो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। ठीक ना। तो इसके द्वारा क्या हुआ, देखो ये CAA लिखा ना, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना। हिंदी में बोलेंगे संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो CAA का मतलब ये यहाँ पर ये हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, A फॉर अमेंडमेंट, A फॉर एक्ट। ठीक है। तो ये लिखा है ये। देखो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, हिंदी में इसको बोलेंगे संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ठीक ना। तो इसमें क्या किया गया, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया। तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग था उसका गठन किया गया। अभी गठन संयुक्त रूप से हुआ है, आपने आयोग में पढ़ा होगा। ठीक है ना। पहले एक ही था जनजाति आयोग और जाति आयोग, उसका फिर बाद में क्या किया गया, अलग अलग किया गया। तो 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा दोनों का गठन हुआ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का। ठीक है। फिर देख लो अगला संवैधानिक संशोधन। अगला संवैधानिक संशोधन है 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। तो देखो इसके द्वारा क्या हुआ है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है ना। बोलते ना अपन दिल्ली NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, तो वही है ये चीज़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया इसको, दिल्ली को। और दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ठीक है ना। तो आर्टिकल 239AA और आर्टिकल 239A और B। ठीक है। तो क्या हुआ कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, साथ ही साथ दिल्ली में क्या किया गया, 70 सदस्यीय विधानसभा बनाई गई, और साथ ही साथ दिल्ली का जो मंत्रिमंडल है उसका साइज किया गया 7 सदस्यीय, मतलब 7 मंत्री हो सकते हैं, 7 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं दिल्ली की विधानसभा में। ठीक है, या दिल्ली सरकार में। तो ये किया गया 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, 1991 द्वारा। ठीक है ना। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा। फिर देखो अगला संवैधानिक संशोधन अधिनियम फिर है 70वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। तो इसमें क्या किया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य भी शामिल किए गए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से आशय है यहाँ पर 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य भी शामिल किए गए। जब आप राष्ट्रपति पढ़ोगे तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल से आशय है वो लोग जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है ना। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें होते हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। ठीक है ना। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। ठीक है ना। तो पहले लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते थे। फिर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। उसके द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश थे, हमारे देश में केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, एक है पुडुचेरी और एक है दिल्ली। तो दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य थे, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे, उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पहले क्या था कि लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो सकते थे। फिर 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा
दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी उसमें शामिल कर लिए गए। ठीक है, तो ये हुआ 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। फिर देखो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा क्या हुआ, तो देखो 8वीं अनुसूची में संशोधन कर। अब ये नमक लिखा ना, नमक ये ट्रिक बना दी मैंने, बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। तो 8वीं अनुसूची में संशोधन कर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। ठीक है ना। तो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में क्या किया गया, संशोधन किया गया। ठीक है ना। और नमक को जोड़ा गया। नमक का मतलब है, ना से मतलब है नेपाली, और माँ से मतलब है मणिपुरी, का से मतलब है कोंकणी। ये भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में जब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई, ठीक है ना, तो वो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, वो जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। आगे बात समझ में। फिर देखो अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। यहाँ पर डेट थोड़ी सी गलत डली है, 1992 नहीं है, यहाँ पे 1993 है। ठीक है ना, सही कर लेना इसको। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1993 है। ठीक है ना, 1993। तो देखो क्या किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, आप इसको कई बार पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना। तो ये पंचायती राज से संबंधित है। तो जो पंचायती राज थी, पंचायती राज संस्थाएं थी, मतलब ग्राम सभा हो गई, जनपद पंचायत हो गई, जिला पंचायत हो गई, इनको क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को या पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मिला, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के तहत मिला। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, तो आपको याद रखना है, आपको याद होगा, वैसे भी आप कई जगह पढ़ चुके होंगे। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है ना। लागू हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है ना। इसके द्वारा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 9 का को जोड़ा गया। ठीक है ना, भाग 9 का, और अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें कितने विषय थे, 29 विषय थे। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विषय कितने, 29 विषय। समझ रहे आप। तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या क्या हुआ, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है ना, ये चीज़। फिर क्या हुआ, भाग 9 का जोड़ा गया। भाग 9 का में क्या है, पंचायती राज है। ठीक है ना। तो भाग 9 का को संविधान में जोड़ा गया, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा। साथ ही साथ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची का संबंधित है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। ठीक है ना। और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित उसमें विषय कितने हैं, उसमें 29 विषय हैं। ठीक है, तो ये सब प्रावधान किए गए किसके द्वारा, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा। फिर देखो अगला संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो आपका है 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993। 1992 लिखा, यहाँ पे 1993 है। ठीक है ना, 1993 इसकी सही डेट है। ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया कि जो नगर पालिकाएँ आपकी थी, नगर पालिकाओं को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है ना। नगर, कोई छोटा शहर होता है तो नगर पालिका होती है वहाँ पे, उससे छोटा होता है तो नगर पंचायत होती है। नगर पंचायत से शुरुआत होती है। नगरीय संस्थाएं जो होती हैं उनकी शुरुआत होती है नगर पंचायत से, है ना। एमपी में नगर पंचायत से शुरुआत होती है। जो ऐसे शहर होते हैं जो अभी कुछ इलाका जिनका क्या है, ग्रामीण है। ठीक है ना। कुछ इलाका शहरी है, मतलब वो ग्रामीण अवस्था से शहरी अवस्था में आ रहे हैं, वहाँ पे क्या होती है, नगर पंचायत होती है। जो छोटे शहर आपके होते हैं वहाँ पे नगर पालिकाएँ होती हैं। ठीक है ना। 1 लाख से कम आबादी वाले, 1 लाख से ऊपर आबादी वाले शहर होते हैं, उनमें होती है क्या, नगर निगम होती है। ठीक है ना। तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये नगरीय संस्थाएं हैं हमारे एमपी में। ठीक है। तो जो नगर पालिकाएँ नगर पालिका जो थी उनको संवैधानिक दर्जा मिला, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। ये लागू कब हुआ, 1 जून 1993 को ये लागू हुआ। ठीक है ना। इसके तहत क्या हुआ, संविधान में एक भाग 9 खा जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। और विषय कितने थे इसमें, 18 विषय थे। समझ गए आप। फिर से बताता हूँ, जो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला वो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मिला, तो 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है। साथ ही साथ संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 9 खा में क्या है, भाग 9 खा नगर पालिकाओं से संबंधित है। साथ ही साथ कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई।
ठीक है। 11वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है? 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई है, 1993। समझ रहे आप? तो ये हो गया 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। फिर देखो 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। ये मैंने जब आपको मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था तब भी पढ़ाया था, जब मैं आपको नीति निर्देशक तत्व पढ़ा रहा था तब भी पढ़ाया था, जब मैं आपको मूल कर्तव्य पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको ये 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पढ़ाया था। ठीक है, 2002 में ये हुआ है। ठीक है, 2002 इसकी डेट है। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। अब इसमें देखो प्रावधान क्या कहते हैं, ठीक है ना। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में प्रावधान क्या कहते हैं? तो 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा देखो सबसे पहला प्रावधान क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार जो था ना, शिक्षा का अधिकार, वो आर्टिकल 21 का के तहत मूल अधिकार में जोड़ा गया। ठीक है ना। तो आर्टिकल 21 का को मूल अधिकारों में जोड़ा गया। ठीक है ना, मूल अधिकारों में आर्टिकल 21 का जोड़ा गया। आर्टिकल 21 का में क्या है? शिक्षा का अधिकार है, मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है आर्टिकल 21 का में। वो आर्टिकल 21 का वो काय में जोड़ा गया है? मूल अधिकारों में जोड़ा गया है। आर्टिकल 21 का को या शिक्षा के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और क्या क्या जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा? 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? बच्चों को या माता पिता को, जो बच्चे हैं उनको माता पिता द्वारा शिक्षा। ठीक है ना, शॉर्ट मैंने लिख दिया आपको। मैंने जब मूल कर्तव्य पढ़ा था तो आप देख लेना, 11वें मूल कर्तव्य में मैंने आपको बताया था कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह बच्चों को क्या करें? शिक्षा प्रदान करें। ठीक है ना, तो ये था 11वां मूल कर्तव्य। इसको भी जोड़ा गया है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। साथ ही साथ आर्टिकल 45 नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा? 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा आर्टिकल 45 को जोड़ा गया है। ठीक है ना, आर्टिकल 45 भी शिक्षा से संबंधित, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को बुनियादी शिक्षा राज्य का कर्तव्य है। ठीक है ना, ये भी शिक्षा से संबंधित है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करे। तो क्या क्या जोड़ा गया फिर से देख लो एक बार। जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है, इसके द्वारा आर्टिकल 21 का मतलब शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और आर्टिकल 45 नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। तो इतनी सब चीज़ें की गई। फिर देखो अगला संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो जो अगला संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वो है 88वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 था, उसके द्वारा क्या किया गया था? आर्टिकल 268A जोड़ा गया था। ठीक है ना, 268A में क्या था? एक टैक्स जोड़ा गया था, इसको बोलते थे सेवा कर, सर्विस टैक्स। ठीक है ना, तो 88वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा क्या किया गया? आर्टिकल 268A जोड़ा गया, जिसमें क्या था? जिसके तहत एक नया टैक्स सेवा कर लगाया गया था। समझ आप? फिर सेवा कर बाद में समाप्त हो गया। तो देखो नोट में क्या लिखा है, जब जीएसटी लागू हुआ, अभी जीएसटी का भी मैं आपको पढ़ाऊंगा किस संवैधानिक संशोधन तहत लागू हुआ था। गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को बोलते गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना, तो जीएसटी के बाद क्या हुआ? जो सर्विस टैक्स लगाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, तो भारत में सर्विस टैक्स के जनक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ये फैक्ट अपने आप में याद रख लेना आप। तो क्या है, फिर से पढ़ लो एक बार। 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा क्या हुआ है? भारत में मतलब संविधान में आर्टिकल 268A जोड़ा गया, जिसके तहत एक नया कर सर्विस टैक्स लगाया गया। ठीक है ना, इसको सेवा कर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, बाद में ये जो सेवा कर है, जब जीएसटी लागू हो गया देश में, तो जीएसटी के बाद ये समाप्त हो गया सेवा कर। और सर्विस टैक्स के जनक भारत में किसको बोलते हैं? भारत में उनको मनमोहन सिंह, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, उनको बोलते हैं। मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे और भारत के क्या है? प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और प्रधानमंत्री से पहले वो क्या है? बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। तो उनको जो बोला जाता है सर्विस टैक्स का जनक। ये एक नोट था एक। ठीक है ना, फिर देखो अगला संवैधानिक संशोधन क्या है। अगला संवैधानिक संशोधन जो है आपका वो है 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। तो देखो इसके द्वारा क्या हुआ। इसके द्वारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग था उसका पृथक्करण हो गया। पहले जब बना तो क्या बना? एक आयोग बना, जिसमें क्या था? उस आयोग का नाम था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। दोनों से संबंधित काम वो करता था। फिर उसका पृथक्करण कर दिया गया। पृथक्करण किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हुआ है? पृथक्करण हुआ है
89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का क्या हो गया, पृथक्करण हो गया। ठीक है, फिर देखो अगला संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो अगला संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो है 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। देखो इसके द्वारा क्या हुआ है, 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा क्या हुआ है। तो इसके द्वारा क्या किया गया, मंत्रिपरिषद जो होती है, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद जो होती है, मैंने आपको बताया था एक होती है मंत्रिपरिषद, एक होती है एक को बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल को बोलते हैं कैबिनेट, उसमें होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो कुछ प्रमुख मिनिस्टर होते हैं। प्रधानमंत्री के साथ सारी नीतियों का निर्माण कैबिनेट मिनिस्टर या मंत्रिमंडल करता है, मंत्रिपरिषद नहीं करती। फिर भी मंत्रिपरिषद बनती है। मंत्रिपरिषद में क्या होते हैं, कई सारे राज्य मंत्री होते हैं, कुछ स्वतंत्र प्रभार होते हैं, कुछ अलग अलग। तो ये अलग अलग बात है, ठीक है ना। अभी केवल इतना याद रख लो, जो मंत्रिपरिषद बनती है उसके आकार को क्या किया गया, निश्चित किया गया, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है ना 2003, इसके द्वारा क्या किया गया, मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित कर दिया गया। तो मंत्रिपरिषद का आकार कितना कर दिया गया, तो देखो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो थी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मतलब केंद्र सरकार जो बनती है, ठीक है ना, लोकसभा चुनाव के बाद में। अभी लोकसभा चुनाव होने ना हमारे यहाँ देश में, तो लोकसभा चुनाव के बाद जो मंत्रिपरिषद बनती है उसका आकार कर दिया गया, लोकसभा की जो सीटें होती हैं उसका 15% से अधिक नहीं हो सकती वो, समझ आप। मतलब 91वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 है उसके द्वारा क्या किया गया, जो मंत्रिपरिषद बनती है उसके आकार को निश्चित किया गया। और आकार कैसा निश्चित किया गया, इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा बोला गया, जो मंत्रिपरिषद बनती है उसका आकार लोकसभा की जो सदस्य संख्या या जो लोकसभा सीटें हैं, मतलब 543 सीटें हैं, उनका 15% लिया जाएगा। मतलब उन सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या, समझ आप। तो ये प्रावधान किया गया। साथ ही साथ राज्यों की मंत्रिपरिषद के लिए भी प्रावधान कर दिया गया। तो राज्यों की मंत्रिपरिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब जो राज्य की मंत्रिपरिषद में जो मंत्री बनाए जाएंगे उनकी संख्या, जो राज्य है उसमें जो इतनी विधानसभा है सीटें हैं, उन विधानसभा सीटों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये राज्यों की मंत्रिपरिषद और केंद्र की मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया, ठीक है ना। कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकते। अब कई सारे राज्य ऐसे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्य हैं जहाँ पे 40 है विधानसभा सीटों की संख्या, मतलब छोटे छोटे राज्य हैं। तो वहाँ पर क्या कर दिया गया कि न्यूनतम 12 कर दी गई संख्या, ठीक है ना। मतलब न्यूनतम 12 आपकी मंत्रिपरिषद में सदस्य हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 12 से कम नहीं हो सकते, कहीं 40 है कहीं 35 होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संख्या है। तो वहाँ पर क्या कर दिया गया कि जहाँ पर कम संख्या है जहाँ पर विधानसभा की, वहाँ पर 12 से कम नहीं होगी। मतलब 12 तो आपको रखनी पड़ेगी मंत्रिपरिषद में सदस्य, ठीक है। तो ये प्रावधान किए गए सारे 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। आगे बात है में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 देखते हैं, इसके द्वारा क्या किया गया। तो इसके द्वारा क्या किया गया, जो 8वीं अनुसूची है उसमें BDMS जोड़ी गई। अब BDMS को मैं बताता हूँ BDMS का मतलब क्या है, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची तो आपको पता है, ऊपर बताई थी अभी मैंने। 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है ना। 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो उस 8वीं अनुसूची में क्या किया गया, BDMS को जोड़ा गया। BDMS का मतलब है, B से मतलब है बोडो, D से मतलब है डोगरी, M से मतलब है मैथिली और S से मतलब है संथाली। ये सब भाषाएं, इन सारी भाषाओं को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। जो आपका 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 था, उसके द्वारा क्या किया गया, जो आपकी 8वीं अनुसूची थी उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है ना। तो 22वीं जो आपकी भाषा है वो है संथाली, ठीक है ना। तो ये चीज़ किया गया। अब देखो नीचे लिखा भी है कि 8वीं अनुसूची में कब कब कौन सी भाषा जोड़ी गई। मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ अभी पहले, ठीक है ना। तो 21वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जब 1967 हुआ था, ठीक है ना, पहली वीडियो देखना मेरी, ठीक है ना, पार्ट B वाली वीडियो देखना संवैधानिक संशोधन की, उसमें मैंने पढ़ा था। तो जब 21वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1967 हुआ तो उसके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई। ये 15वीं भाषा थी 8वीं अनुसूची में, ठीक है ना। फिर 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 हुआ, इसके द्वारा कौन सी जोड़ी गई, नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई, कोंकणी जोड़ी गई। नेपाली जो थी वो 16वीं भाषा थी, मणिपुरी 17वीं भाषा थी, ठीक है ना, कोंकणी 18वीं भाषा थी। और फिर इसके बाद में 92वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो हुआ है उसके द्वारा BDMS जोड़ा गया, जो अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाई दिया है, ठीक है ना।
तो 92वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 था उसके द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया। समझ। तो बोडो जो थी वो कौन सी थी, 19वीं थी, 19वीं भाषा थी। डोगरी थी 20वीं भाषा, मैथिली थी 21वीं भाषा और संथाली थी 22वीं भाषा। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अब देखो अगला संवैधानिक संशोधन अधिनियम, अगला है 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011। इसके द्वारा क्या जोड़ा गया है, तो देखो इसके द्वारा क्या जोड़ा गया, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया है। तो भाग 9 खा जोड़ा गया। 9 का जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना 74वां संवैधानिक संशोधन, उसके द्वारा जोड़ा गया था भाग 9 का। 73वें के द्वारा जोड़ा गया था भाग 9। भाग 9 में था पंचायती राज। ठीक है ना, देखो एक बार फिर से देख लो। देखो जब जो मैंने आपको पढ़ाया था तो यहाँ पे जो 9 का लिखा हुआ है ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई, है ना, इसको सुधार लेना। ठीक है, थोड़ी सी इसमें क्या है लिखने में मिस्टेक हो गई है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसके द्वारा भाग 9 जोड़ा गया। का यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, का को हटा लेना। ठीक है ना, भाग 9 को जोड़ा गया था। भाग 9 में पंचायतें हैं, बाकी सब चीज़ें सही लिखी हैं। ठीक है ना, भाग 9 में क्या है, पंचायतें थी, मतलब पंचायती राज संस्थाएं थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था। और जो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा भाग 9 खा लिखा, खा की जगह यहाँ पे का है, 9A जोड़ा गया। समझ रहे आप, भाग 9A जोड़ा गया। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया, भाग 9 का जोड़ा गया। खा लिखा ना, इसको सुधार लेना यार, 9 का है ये, 9A है। ठीक है ना, मैंने खुद पकड़ ली है गलती अभी। ठीक है, अब चलो अब हम देखते हैं 92 नंबर का संवैधानिक संशोधन, वो हम पढ़ रहे थे। ठीक है ना, उसमें जोड़ा गया भाग 9 खा, तो वहाँ पे सही लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, भाग 9 है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 है यहाँ पर। ठीक है ना, और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 9 का है। ठीक है ना, 9B और 9A। ठीक है ना, भाग 9 का है ये। अब देखो 97 में हम पढ़ रहे थे, तो जल्दी से जाते हैं 97 पे देखते हैं। ठीक है, तो देखो तो ये हम पढ़ रहे थे ये वाला। ठीक है, 97 नंबर का, 97 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो 2011 में हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया, भाग 9B जोड़ा गया। इसका मतलब हुआ 9B का मतलब हुआ 9 खा जोड़ा गया, भाग 9 खा जोड़ा गया। 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां हैं। ठीक है ना, तो 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां हैं। साथ ही साथ भाग 3 में जो मूल अधिकार था, भाग 3 में जो मूल अधिकार था उसमें जो आर्टिकल 19C जो था ना मूल अधिकार, जिसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता थी, उसी के अंतर्गत सहकारी समिति बनाना भी एक मूल अधिकार घोषित कर दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। ठीक है, तो सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा किया गया। तो इसके द्वारा क्या हुआ, संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया या 9B जोड़ा गया, जिसमें 243 ZH से लेकर 243 ZT तक क्या थे इसमें आर्टिकल थे। साथ ही साथ भाग 3 में आर्टिकल 19C के तहत सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ एक और अनुच्छेद जोड़ दिया गया, वो अनुच्छेद है आर्टिकल 43 खा, वो जोड़ा गया था नीति निर्देशक तत्वों में। ये भी सहकारी समितियों से संबंधित है। तो ये सब प्रावधान किए गए, ये पूरे प्रावधान जो है ये किए गए 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। क्या क्या किए गया, संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया या 9B जोड़ा गया, जिसके तहत क्या थी, सहकारी समितियां थी। और भाग 3 में जो मौलिक अधिकार था आर्टिकल 19C, उसके तहत सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 43 खा को जोड़ा गया। ठीक है ना, DPSP में आर्टिकल 43 खा जोड़ा गया, 43 लिखा है, 43 खा को जोड़ा गया। ठीक है ना, जो सहकारी समितियों से संबंधित है। ये सब काम हुए हैं 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। फिर देखो अगला संवैधानिक संशोधन, फिर आता है 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014। तो देखो इसके द्वारा क्या हुआ था, इसके द्वारा क्या हुआ था, सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर होती है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और एक कॉलेजियम होता है वरिष्ठ जजों का सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है उसकी सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है ना,
तो कॉलेजियम प्रणाली से होती थी नियुक्ति। तो सरकार क्या किया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या किया, जो आपकी मोदी गवर्नमेंट थी 2014 में, उसने क्या किया, एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनजेएसी, ठीक है ना। तो एनजेएसी जो था सरकार लाई, एनजेएसी का फुल फॉर्म था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, हिंदी में उसको बोलते थे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं एनजेएसी को नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये केंद्र सरकार लाई थी। केंद्र सरकार ने बोला कि इसके तहत अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया एनजेएसी को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन था, ये लिखा ना एनजेएसी। तो एनजेएसी की व्यवस्था लाई गई थी 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा। आपके लिए केवल इतना इंपॉर्टेंट जानना, एनजेएसी का गठन किया गया था किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा। एनजेएसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा तब मैं उसकी नियुक्ति आपको बताऊंगा कैसे होती है, ठीक है ना। तो क्या होती थी, कॉलेजियम प्रणाली से नियुक्ति होती थी, सरकार लाई एनजेएसी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एनजेएसी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं भाई, एनजेएसी से नहीं होगी, जो हमारी परंपरा चली आ रही है कॉलेजियम प्रणाली की, उसी से होगी। तो आपको केवल याद ये रखना है कि जो एनजेएसी का प्रावधान जो है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का प्रावधान है, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। तो ये जो आपका 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 था, उसके द्वारा ये किया गया था, ठीक है ना। तो देखो, और आगे देखो थोड़ा सा क्या लिखा मैंने, यह परंपरागत कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर लाया गया था, परंतु न्यायपालिका ने इसको खारिज कर दिया, एनजेएसी को खारिज कर दिया गया। एनजेएसी का एक लिए लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट के लिए, तो इसको खारिज कर दिया गया बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। अब एनजेएसी के जो सदस्य थे, वो संरचना मैंने लिखी है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए पढ़ना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ना भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। जब मैं नियुक्ति पढ़ाऊँगा, जब मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ाऊँगा, वहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा ये चीज़। तो अभी बस आप ये याद रख लो, ये संरचना मैंने लिखी है ना, ये संरचना लिखी है मैंने एनजेएसी की, लेकिन ये आपके लिए पढ़ना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए केवल इतना पढ़ना इम्पोर्टेंट है कि 99वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 2014 में, उसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया था, उसके द्वारा एनजेएसी का गठन किया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। फिर अब देख लो अगला संवैधानिक संशोधन अधिनियम, देख लो क्या है। फिर है 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया था, तो इसके द्वारा क्या किया गया था, बांग्लादेश भारत भूमि आदान प्रदान समझौता हुआ था। बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ भूमियों के आदान प्रदान को लेकर क्या था, विवाद था। तो उस विवाद को सुलझा दिया गया, और जो भूमि एक दूसरे को देनी थी थोड़ी बहुत, ठीक है ना, वो दे दी गई। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा ये हुआ, ये 100वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा हुआ। फिर देख लो 101वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 2016 में, इसके द्वारा क्या हुआ, तो ये आपका 101वां, ठीक ना, 101 संवैधानिक संशोधन जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 2016 का, उसके द्वारा क्या हुआ, जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी को बोलते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। और ये भी डेट भी याद रख लो कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था ये, ठीक है ना। तो जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन के तहत लागू हुआ, 101 में। ये यहाँ से ये आप याद कर लेना, ये है ना इम्पोर्टेंट है ये, कि जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन के तहत लागू हुआ था, तो 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है। फिर देख लो अगला, तो अगला है 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018। इसके द्वारा क्या हुआ है, तो देखो इसके द्वारा क्या हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है, आर्टिकल 338 जोड़ा गया संविधान में, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। पिछड़ा ओबीसी वर्ग, इनकी बात अभी बहुत चल रही है, ठीक है ना। ओबीसी राजनीति अभी आजकल चरम सीमा पर है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देख लो 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा क्या हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है। वो आर्टिकल 338 संविधान में जोड़ा गया। आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान में जोड़ दिया गया है, उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, ठीक है ना। कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपसे संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मिला, तो आपको पता होना चाहिए कि 102 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये, आपको इस ध्यान रखना है। फिर देखो 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019,
ये भी इम्पोर्टेंट। इसके द्वारा देखो क्या हुआ है, इसके द्वारा क्या हुआ है, जो EWS था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसको 10% आरक्षण मिला। जो जनरल कैटेगरी के लोग होते थे, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनकी आय कम है, ठीक है ना, या जो गरीब हैं, उनके लिए 10% आरक्षण की बात की गई। तो जनरल कैटेगरी में एक कैटेगरी बनाई गई जिसको बोला गया EWS, ठीक है ना। तो EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण मिला, ठीक है ना। आर्थिक आधार पर पहली बार आरक्षण दिया गया देश में। अभी केवल सामाजिक और पिछड़ेपन के आधार पर ही आरक्षण मिलता था। तो 103वां संवैधानिक संशोधन करना पड़ा 2019 में सरकार को। किसको आरक्षण देने के लिए, जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण देने के लिए। मतलब एक EWS कैटेगरी उन्होंने बनाई, उसको बोला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिकली वीक लोग थे उनको आरक्षण मिला 10%। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। फिर क्या हुआ, साथ ही साथ मौलिक अधिकार में आर्टिकल 15(6) जोड़ा और आर्टिकल 16(6) जोड़ा। जब मौलिक अधिकार मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक ना। तो EWS को 10% आरक्षण किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मिला, वो अधिनियम है 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। साथ ही साथ आर्टिकल 15(6) जोड़ा गया, ठीक है ना, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 15 के तहत जोड़ा गया, जिसके तहत क्या है, उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है EWS को 10%। आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया, जिसके तहत क्या है, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण है, किसको, EWS को। तो ये सब प्रावधान किए गए। मैंने केवल शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है, आप मेरी मौलिक अधिकार वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया था क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 15(6) और 16(6) को भी जोड़ा गया किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। आगे बात है। फिर देखो आगे, अगला देखो संवैधानिक संशोधन कौन सा है। अगला संवैधानिक संशोधन अधिनियम है 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2020। इसके तहत देखो क्या हुआ है। तो इसके तहत हुआ है, जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा थी, जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा है, उसमें SC ST को जो आरक्षण मिला है, ठीक है ना। SC और ST कैटेगरी जो है अनुसूचित जाति और जनजाति कैटेगरी है, SC और ST। इसको क्या है, लोकसभा और राज्य की विधानसभा में क्या है, इन दोनों कैटेगरियों को क्या मिला है, आरक्षण मिला है। तो उनके आरक्षण को बढ़ा दिया गया, 26 जनवरी 2030 तक उसको बढ़ा दिया गया आर्टिकल 334 में संशोधन करके, ठीक है। तो फिर से समझ लो, 104 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा क्या हुआ है, जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा में SC ST कैटेगरी जो होती है, ठीक ना, उसको क्या था, आरक्षण प्राप्त था, मतलब उसके लिए सीटें आरक्षित थी। तो उस आरक्षण को 26 जनवरी 2030 तक क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। आर्टिकल 334 में संशोधन करके 26 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया SC ST के रिजर्वेशन को लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि एंग्लो इंडियन जो होता है ना, एंग्लो इंडियन जो होता है, एंग्लो इंडियन को नियुक्त करने का प्रावधान है संसद में और विधानसभा में पहले था, उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। तो 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी राष्ट्रपति के द्वारा संसद में, और 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी राज्य की विधानसभा में, ठीक है ना। तो ये जो प्रावधान था, अब एंग्लो इंडियन मिलते नहीं हैं आसानी से, ठीक है ना। तो जो एंग्लो इंडियन जो थे, एंग्लो इंडियन जो लोग होते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन का मतलब है कि आप जो अंग्रेज आपकी माँ हो, आपके पिता हिंदू हों, या आपकी आपकी क्या है, माँ जो थी वो भारतीय थी, और जो आपके पिता थे वो क्या थे, अंग्रेज थे, ठीक है ना। तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है ना। तो भारत के संविधान में प्रावधान था कि संसद में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाएगी, और विधानसभा जो है जो राज्यों की, उनमें 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाएगी। इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ये व्यवस्था समाप्त हो गई, लिखा ना, सीटों को समाप्त कर दिया गया, एंग्लो इंडियन की सीटों को समाप्त कर दिया गया, तो ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई, समझ रहा आप। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2020 जो हुआ है, उसके तहत पहले तो मैंने बता दिया कि SC ST की जो सीटें थी लोकसभा राज्य की विधानसभा में, उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, 26 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ जो एंग्लो इंडियन को नियुक्त करने की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं अगला संवैधानिक संशोधन अधिनियम, वो है 105वां संवैधानिक। तो देखो 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ठीक है ना, 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पढ़ रहे हैं, 2021 में ये लागू हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या प्रावधान है। तो इसमें यह प्रावधान है
कि यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। ठीक है ना। तो इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार मिला कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की क्या कर सकते हैं, अपनी सूची तैयार कर सकते हैं। ठीक है। फिर देखो नीचे क्या लिखा है, संविधान का अनुच्छेद 338 जो था वो केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करना अनिवार्य करता था। ठीक है ना। जो आर्टिकल 338 जो है वो उसके तहत क्या होता था कि यदि पिछड़े वर्ग से संबंधित आपको कोई भी नीतिगत बात करनी है, कोई भी नीति बनानी है, कोई भी नीतिगत मामला करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उससे परामर्श करना पड़ेगा। ठीक है ना। चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ठीक है। तो इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है संशोधन के द्वारा। ठीक है ना। तो संशोधन के द्वारा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से क्या कर दी गई, छूट दे दी गई। ठीक है ना। तो जो राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो क्या कर सकते हैं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, बिना परामर्श के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उससे बिना परामर्श के यह प्रावधान किया गया किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, 105वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा। ठीक है ना। फिर देख लो 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम अभी हाल ही में ये हुआ है। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत चर्चा हुई। ठीक है ना। इसके द्वारा सबसे पहले तो देखो नीचे की 2 लाइन पढ़ लो आप, क्या लिखी मैंने। तो 106वां संशोधन, ठीक है ना, संविधान का 106वां संविधान संशोधन ये हुआ है 2023 में। ठीक है ना। 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023, इसके द्वारा क्या किया गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया। इसी को बोलते हैं महिला आरक्षण विधेयक। तो 106वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा क्या किया गया, महिला आरक्षण विधेयक लाया गया। महिला आरक्षण विधेयक को सरकार ने क्या बोला, नारी शक्ति बंधन अधिनियम बोला। बंधन लिखा है मतलब बंद ना करना, प्रार्थना। ठीक है ना, स्तुति। तो महिला आरक्षण विधेयक लाया गया किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 106वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023, हाल ही में लेटेस्ट अभी जारी हुआ है जी। ठीक है ना। और महिला आरक्षण विधेयक लाया गया इसके तहत। और महिला आरक्षण विधेयक को क्या बोला गया, महिला आरक्षण विधेयक को बोला गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम। अब ये 2 फैक्ट याद कर लिए। अब देखो इसमें प्रावधान क्या हुआ है, इसको हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई है। ठीक है। इसको 106वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को। ठीक है ना। यह अधिनियम लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 सीटों को 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। इस संशोधन का उद्देश्य नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। ठीक है ना। तो क्या है इसके द्वारा, क्या हुआ है इसके द्वारा, हुआ है जो ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम या महिला आरक्षण विधेयक जो पारित हुआ है 106वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा, इसके तहत हुआ है कि जो लोकसभा है, आपकी राज्यसभा है, और साथ ही साथ जो राज्यों की विधानसभा है और दिल्ली की जो विधानसभा है, ठीक है ना, ठीक है, इसमें महिलाओं के लिए 15 वर्षों के लिए 1/3 सीटें जो हैं उनको क्या कर दिया गया है, आरक्षित कर दिया गया। कि मतलब जो लोकसभा की और विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें से 1/3 सीटें, मतलब 33% सीटें, 33% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए अब आरक्षित कर दी गई हैं केंद्र सरकार द्वारा। अब ये लागू नहीं हुआ है, केवल ये प्रावधान हो गया है। ठीक है ना। अब जब नया परिसीमन होगा, जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तब ये लागू होगा। अब ये लागू नहीं हुआ है, ये बात भी आप रख लो, लेकिन ये प्रावधान हो गया है। ठीक है ना। और कितने वर्षों के लिए हुआ, 15 वर्षों के लिए 33% आरक्षण कर दिया है। बाद में ये 15 वर्ष बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करते करते। ठीक है ना। तो महिलाओं के लिए 1/3 या 33% आरक्षण जो है, या 1/3 बोल लो चाहे 33% बोलो, बात एक ही है। ये आरक्षण जो है वो किया गया इस अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा, 106वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम किसके द्वारा जोड़ा गया, तो जोड़ा गया 106वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा, या महिला आरक्षण विधेयक था ये। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपके ख़त्म हो रहे हैं संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, अच्छे से देख लेना, मैंने लिख दिया यहाँ पर शॉर्ट में आपको। तो यहाँ पे आपके हो गया संवैधानिक संशोधन अधिनियम ख़त्म। ठीक है ना। अब हम अगले लेक्चर से हम पढ़ेंगे जो आपकी संघीय कार्यपालिका है, राष्ट्रपति, संसद, इन सब चीज़ों को हम पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है ना। तो निधि तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई।
अब हमें पढ़ना है कार्यपालिका को, फिर हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था को। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो प्रमुख संवैधानिक संशोधन थे वो तो मैंने आपको करा दिए इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। और जो आपके और जो भी चीज़ें होंगी इम्पोर्टेंट वो आपकी एमसीक्यू के माध्यम से हो जाएंगी। तो घटना चक्र की एमसीक्यू की वीडियो डाल दूंगा मैं संवैधानिक संशोधन की, तो वहाँ से आपका ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।